एंटीनेटल रिकॉर्ड का जो ये पोर्शन होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी स्टूडेंट को इसी पोर्शन को सॉल्व करने में आती है क्योंकि इसमें से जो विज़िट्स निकालने होते हैं, विज़िट शेड्यूल के डेट्स में बहुत ज़्यादा एरर आ रहा होता है। तो इसमें जो हमने ये विज़िट्स बनाए हैं, ये विज़िट्स हमने एरर लेस विज़िट्स निकाले हैं। हमने कैलेंडर का यूज़ करते हुए एलएमपी से ईडीडी तक कैलेंडर का यूज़ करते हुए विज़िट्स निकाले हैं, वीक्स निकाले हैं और उन वीक में से हमने ये 8 टू 9 विज़िट्स निकाले हैं। आपके पास 8 टू 9 विज़िट होना बहुत ज़रूरी है। ये हमने कैसे कैलेंडर का यूज़ करते हुए निकाले हैं, वो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेना तरीका मैं आपको बता दूँगी, समझा दूँगी, सिखा दूँगी कि किस तरीके से आप कैलेंडर का यूज़ करते हुए पेशेंट के वीक्स निकालते हैं और उनमें से अपने विज़िट्स निकालते हैं, जो बिल्कुल एररलेस होते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम इसको फिल करना सीखेंगे कि हम इस पेज को कैसे एंटीनेटल रिकॉर्ड के इस पेज को कैसे फिल करते हैं। बेसिकली ये जो रिकॉर्ड होता है, ये वो रिकॉर्ड होता है जब पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आ जाती है, आप पेशेंट की फ़ाइल बना लेते हैं, उसका बायोडाटा लिख लेते हैं, फिर आप पेशेंट को विज़िट्स पर बुलाते रहते हैं। तो हर विज़िट पर आप पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट की जो कंडीशन होती है, वो सारी आप इन विज़िट्स में लिखते हैं, मेंशन करते हैं। जो ऊपर के पोर्शन में आपके पास जो है पेशेंट का एग्ज़ामिन आता है, जो आप पेशेंट को देखते हैं, चेक करते हैं, आपको पता चलता है और नीचे आप पेशेंट की ट्रीटमेंट मेडिसिन शेड्यूल लिखते हैं। तो आपके पास पेशेंट सबसे पहले आई थी 28 जो फर्स्ट डेट पर आई थी, आपने यहाँ पर वो वाली डेट लिखनी है जिस दिन पर पेशेंट आई थी। पेशेंट आपके पास 28 मार्च को आई थी 2025 को। तो 28 मार्च 2025 यहाँ पर पूछते हैं हाइट ऑफ फंडस क्या है? हाइट ऑफ फंडस आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पता लगाते हैं, या तो आप इंची टेप का यूज़ करते हैं या आप अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए पेशेंट की हाइट ऑफ फंडस को देखते हैं एब्डोमेन से। तो हाइट ऑफ फंडस के अकॉर्डिंग ही आप वीक्स निकालते हैं। तो जितनी हाइट ऑफ फंडस जितनी सेंटीमीटर आ रही होती है, उतने ही वीक्स कंसिडर किया जाता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1 वीक के। तो अगर 12 सेंटीमीटर है तो 12 वीक्स ही होंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है रिलेशन प्रेजेंटिंग पार्ट टू ब्रिंग। यहाँ पूछा जाता है कि पेल्विक इनलेट पर बच्चे का जो पार्ट है उसका क्या रिलेशन है, वो सिफेलिक है, ब्रीच है, या आप सिफेलिक ब्रीच इसका प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, या आपसे पूछा जाता है कि ये इंगेज है या हाई है, इनलेट के करीब है, इनलेट से दूर है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एफएचएस आप बच्चे की हर विजिट पर चेक करते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं। मदर का बीपी चेक करते हैं, आप वो मेंशन करते हैं। मदर का वेट आप हर विजिट पर लेते हैं और उस वेट को यहाँ मेंशन करते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल प्रेगनेंसी में 10 टू 12 केजी वेट इंक्रीज होना ज़रूरी है, होता है। या आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है, अगर 12 केजी से ज़्यादा ओवर वेट जा रहा है तो ये नॉर्मेलिटी है, 10 से कम रह रहा है तो ये भी मसला है। इसीलिए हम वेट को चेक करते रहते हैं। आपके पास यूरिन की डिपस्टिक होती है, वो आप उसको जिस तरह से आप पीटी टेस्ट करते हैं उसी टाइप की एक स्ट्रिप होती है यूरिन की टेस्ट के लिए। यूरिन में आप शुगर, एल्बुमिन और शुगर, एल्बुमिन और प्रोटीन चेक कर रहे होते हैं। हर विजिट पर आपको चेक करना होता है। तो आप देखते हैं अगर शुगर आ रहा है तो आप यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं, एल्बुमिन आ रहा है तो पॉजिटिव लिखते हैं, अगर नहीं है तो आप नील नील लिखते हैं, मीन्स के नहीं है। एडिमा पेशेंट के बॉडी पर अगर एडिमा है, स्वेलिंग है, अगर है तो आप पॉजिटिव लिखते हैं, अगर नहीं है तो आप नील लिखते हैं। और एचबी परसेंट आप पेशेंट का सीबीसी करवाते हैं, उसमें जो भी एचबी परसेंट आता है, पेशेंट का एचबी लेवल आता है, वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसी तरह आपके पास पेशेंट आई सबसे पहले 28 डेट को, 28 मार्च को आई 2025 को, तो उसके 12 सेंटीमीटर आपने चेक किया, हाइट ऑफ फंडस 12 सेंटीमीटर थी, गेस्टेशन एज आपके 12 वीक्स थे। अगर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास स्टार्ट में यहाँ पर हमने शेड्यूल बनाया है। ये देखिए नॉर्मल रिलेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट 12 वीक्स से लेकर नॉट असेसेबल होता है, असेस नहीं कर सकते हम 12 वीक पर क्योंकि यूट्रस छोटा होता है, इसीलिए हम उसे असेस नहीं कर सकते। अगर 24 वीक्स तक जो होता है, 24 वीक्स तक सिफेलिक भी रहता है, ब्रीच भी रहता है और वेरिएबल लाई कहते हैं, डिफरेंट लाई होती है, वो ऑब्लिक भी हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ब्रीच भी हो सकता है, सिफेलिक भी हो सकता है। तो 28 वीक्स तक जो है आपको वेरिएबल लाई मिलती है, 28 से 32 हफ्तों तक वो सिफेलिक हो जाता है, 34 पर भी सिफेलिक होता है और 37 से 40 तक वो हेड इंगेज हो जाता है। तो आपके पास ये आइडिया होगा, इस आइडिया के अकॉर्डिंग आप अपना ये शेड्यूल मेंशन कर सकते हैं। आप एग्जामिन करने के बाद इनमें से कोई भी पॉइंट वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने, या आप ये भी लिख सकते हैं कि पेशेंट का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या वो फिक्स्ड है इनलेट से, उसका क्या रिलेशनशिप है। तो नॉट अप्रिशिएबल, देखिए आपके पास 12 सेंटीमीटर पे आप प्रेजेंटिंग पार्ट को असेस नहीं कर सकते, तो आप उसकी जगह नॉन अप्रिशिएबल लिखते हैं। बच्चे के एफएचएस, नॉर्मल एफएचएस कितने होते हैं बच्चे के, आपको पता होने चाहिए। बच्चे के नॉर्मल एफएचएस 110 टू 160 होते हैं। नॉर्मल एफएचएस कितने होते हैं? 110 टू 160। तो आप इसके अंडर अंडर ही करेंगे। अगर 110 या 160 से अप एंड डाउन जाएगा तो ये एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करता है।
यहाँ आप एफएचएस लिखते हैं, मदर का बीपी नोट करते हैं, मदर का जो फर्स्ट इंटरेक्शन पर वेट होता है आप वो यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर वैसे ही आप यूरिन का जो भी आपके पास रिजल्ट आता है वो मेंशन करते हैं और HP%। इसी तरह आपके पास फर्स्ट विजिट 28 का था, यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन किए तो फिर नीचे आप आ जाते हैं 28/3 यही सेम डेट डालते हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट मेंशन करते हैं। पेशेंट की जनरल कंडीशन कि वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ जो आई है वो क्या है, उसकी जनरल कंडीशन स्टेबल थी, वो सिर्फ अपने विजिट के लिए आई थी आपके पास। तो आप सबसे पहले जो है गायनी प्रोफाइल कराते हैं। गायनी प्रोफाइल में जो होता है पेशेंट की प्रेगनेंसी की सारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो आप मोस्टली या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में करवाते हैं या सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में। तो ये आपके पास पेशेंट फर्स्ट विजिट में आई है 12 सेंटीमीटर 12 वीक्स पर आई है, इसका मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर आई है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन पे आप पेशेंट की पूरी गायनी प्रोफाइल करवाएंगे, लैब्स करवाएंगे। इसी तरह आपने छोटा-छोटा करके मेंशन करना है क्योंकि आपने 8 टू 9 विजिट लिखने हैं, तो आपके पास एरिया बहुत कंजेस्टेड होता है। आप इस तरह से छोटा-छोटा क्लीन करके लिखेंगे। लैब्स आप करवाएँगे, जो गायनी प्रोफाइल में लैब्स इम्पोर्टेंट होते हैं वो सीबीसी होता है, आरबीएस, यूरिन डीआर, ब्लड ग्रुप, अल्ट्रासाउंड, एचबीएस एजी, ये हेपेटाइटिस बीसी का टेस्ट होता है, वायरल मार्कर्स होते हैं। तो ये आप पूरा करवाते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट में कोई अलग से साइन सिम्पटम्स मिल रहे हैं, आपको फ्लू लाइक सिम्पटम मिल रहा है, तो आप रूबेला टोर्च प्रोफाइल वगैरह भी करवा लेते हैं। और हिस्ट्री में अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ मिल रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेबल जो डिजीज़ मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग भी आप टेस्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कंपल्सरी टेस्ट हैं, वो यही होते हैं। और ट्रीटमेंट आपके पास पेशेंट आई है, अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा एंड होता है 13 सेंटीमीटर पर, 13 वीक्स पर। पेशेंट आपके पास आई है 12 वीक्स पर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, वो हम देते हैं सीएससी 1000 और फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड और सीएससी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रही होती है। तो हम पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट लिख के दी मेडिसिन में सीएससी 1000 एंड फॉलिक एसिड ओडी। ओडी मतलब कि दिन में एक बार लेनी है। ये आपने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, पेशेंट की लैब्स करवाई, पेशेंट को मेडिसिन लिख कर दी और फिर आपने पेशेंट को नेक्स्ट विजिट की डेट दे दी। नेक्स्ट विजिट की डेट हमने किस तरह से निकाली है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा क्लियरली। लेकिन हम जो है 1 मंथ बाद या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम 1 मंथ बाद बुलाते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में हर 15 दिन बाद बुलाते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में हर वीक बाद बुलाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने डेट निकाली है। नेक्स्ट विजिट डेट हमने यहाँ पर निकाल ली। पेशेंट हमारे पास आई थी 28/3/25 को, फिर हमने नेक्स्ट बुलाया पेशेंट को 18/4/2025 को। आप यहाँ नेक्स्ट रिटर्न विजिट की डेट डालेंगे और यहाँ आप अपना खुद का सिग्नेचर करेंगे। अब एक एक विजिट आपका पूरा हो गया। सेम इसी तरह अब आपके पास पेशेंट दोबारा विजिट पर आई है। 18/4 को आपने बुलाया था, पेशेंट आपके पास 18/4/2025 को दोबारा विजिट पर आई। इसी तरह आपने आउट ऑफ फंडस लिए, आपने वीक्स लिए, आपने प्रेजेंटिंग पार्ट देखा 15 सेंटीमीटर 15 वीक्स पर भी नॉट अप्रिशिएबल होता है बच्चे का। प्रेजेंटिंग पार्ट मीन के नॉन नॉन वेराइबल होता है, चेंज होता रहता है, रीच ट्रांसवर्स ऑब्लिक चेंजिंग होती रहती है। एफएचएस लिखे, बीपी लिखा, वेट लिखा, वेट आपका जो है बढ़ता रहेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है, फिर सेकंड और थर्ड में रैपिडली बढ़ता है। 52.5 केजी हो गया वेट, शुगर नहीं है, एडिमा नहीं है और एल्बुमिन नहीं है, एडिमा नहीं है। अच्छा, आप हर विजिट में पेशेंट के सारे लैब्स नहीं करवाएँगे, आप जो है ज़्यादातर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पेशेंट का बीपी मॉनिटर करते हैं, अगर बीपी बढ़ रहा है तो आप यूरिन डीआर वगैरह करवाते रहते हैं। अगर पेशेंट को सिम्पटम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं तो आप आरबीएस वगैरह करवाते रहते हैं। तो सिम्पटम के अगर पेशेंट नॉर्मल चल रही है, स्टेबल चल रही है, तो आप बार-बार पेशेंट के लैब्स रिपीट नहीं करवाते। इसी तरह फिर आपके पास पेशेंट आई, आपने ऊपर एग्जामिनेशन लिखे, नीचे आपने 18/4/2025 वही डेट डाली, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल थी, तो आपने पेशेंट को वही सीएससी 1000 लिख के दी और फीफोलवेट ओडी। अब पेशेंट का सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम फॉलिक एसिड नहीं देते, फॉलिक एसिड से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर से हम आयरन टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। तो सीएससी कैल्शियम और फीफोलवेट आयरन टैबलेट पेशेंट को स्टार्ट कर देंगे ओडी डोज के साथ साथ। हम पेशेंट को एजुकेट भी करते रहते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट विजिट की डेट दे देनी है। नेक्स्ट विजिट की डेट देने के बाद आपने यहाँ मेंशन करनी है और यहाँ अपना सिग्नेचर करना है। फिर इसी तरह थर्ड विजिट पर पेशेंट आएगी, ये देख लें आपके पास इसी तरह आपके सारे विजिट्स हैं। थर्ड विजिट आपका 9/15 का है, फिर फोर्थ 23/5 का है, फिफ्थ जो है वो आपके पास 20/6/2025 का है, फिर 7/4/2025 का है, फिर 18/7/2025, फिर 15/8/2025, 29/8/2025, 12/9/2025, 26/9/2025। ये बिल्कुल एररलेस विजिट्स हैं। ये कैसे निकालते हैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप सीख लेना कि ये विजिट्स कैसे निकालते हैं। इसमें अब आपको आसानी होगी, आपको बार बार
अपनी केस बुक पर वाइटो नहीं करना होगा। यहाँ पर इसी तरह आप हाइट ऑफ फंडस मेजर करके लिखते रहते हैं, गेस्टेशनल वीक्स मेंशन करते रहते हैं और यहाँ पर आप जो है प्रेजेंटिंग पार्ट को जो भी डिटेक्ट करते हैं वो लिखते रहते हैं। एफएचएस, बीपी, वेट, वेट पेशेंट का इस अकॉर्डिंग इन वीक्स के अकॉर्डिंग इतना वेट बढ़ना चाहिए। और फिर आप बीच-बीच में पेशेंट के HB% सीबीसी रिपीट करवाते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए आपने थर्ड विजिट पर पेशेंट को सेम मेडिसिन एडवाइस की, सीएचसी और पीफोलेट साथ आपने लैब रिपीट करवा दिया, कौन सा सीबीसी, आरबीएस और अल्ट्रासाउंड आपने रिपीट करवा दिया। फिर इसी तरह आपके पास फिर दोबारा जब पेशेंट आई आपने वही मेडिसिन ही कंटिन्यू कर ली। फिर दोबारा विजिट पर आई तो आपने मेडिसिन कंटिन्यू कर लिया और अल्ट्रासाउंड में करवा लिया। अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है हर ट्राइमेस्टर में। हर विजिट पर नहीं करवाएंगे लेकिन आप ट्राइमेस्टर में 2 अल्ट्रासाउंड तो होने चाहिए। फिर पेशेंट दोबारा जब आई आपके पास टेटनस की डोज लगती है दो वीक्स में, एक 28 वीक्स में लगती है टेटनस की डोज और एक 32 वीक्स में लगती है। 28 वीक्स टेटनस की फर्स्ट डोज जो होती है 28 वीक्स पर लगती है और टेटनस की दूसरी डोज जो होती है वो 32 वीक्स पर लगती है। तो आपने ये 2 विजिट तो पेशेंट के लाजमी मेंशन करने हैं। और यहाँ पर नीचे जब आप ट्रीटमेंट लिखेंगे तो 28 वीक्स वाले दिन जब पेशेंट आएगी तो आप यहाँ मेंशन करेंगे टेटनस 1 डोज गिवन। इसी तरह जब 32 वीक्स पर आएगी तो टेटनस सेकेंड डोज गिवन। इस तरह से आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। अच्छा, लास्ट विजिट में देखें कि लास्ट विजिट 26/9/2025 का था। 38 सेंटीमीटर हाइट ऑफ फंडस थी, 38 वीक्स थे। फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट आपने चेक किया तो इंगेज था, एफएचएस, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। और यहाँ पर हिस्ट्री में आप क्या लिखेंगे कि 26/9/2025 को जब पेशेंट आई उसकी जनरल कंडीशन क्या थी? पेशेंट लेबर पेन में थी विद सर्वाइकल डायलेटेशन एट 4 सेंटीमीटर, सर्विक्स डायलेट थी 4 सेंटीमीटर पर, आपने पीवी की, सर्विक्स 4 सीएम पर थी और पेशेंट को लेबर पेन थे। तो फिर आपने ट्रीटमेंट में क्या किया? आपने पेशेंट को एडमिट कर दिया। ये था आपका लेबर रिकॉर्ड। पूरा अच्छे से आप इसे देख लें और इसी को आप अपने केस बुक में भी लिख सकते हैं। ये आपके पास सारे विजिट्स क्लियरली हैं। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरे 20 केसेस के विजिट्स वगैरह निकाल के पूरे केसेस सॉल्व करके दें। आपको सिखा भी दें कि कैसे निकालते हैं, लेकिन ये है कि इनमें आपके एरर्स नहीं होंगे और आप इसे भी अपनी सफाई के साथ केस बुक बना सकेंगे। एंटीनेटल रिकॉर्ड कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। ये है लेबर रिकॉर्ड। लेबर रिकॉर्ड आप जो है अभी नहीं फिल करें। लेबर रिकॉर्ड आप तब फिल करेंगे जब लेबर हो जाए। ये रिकॉर्ड तब का है डिलीवरी के बाद का। जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आप बच्चे का रिकॉर्ड और मदर का रिकॉर्ड लिखते हैं, तो ये आप तब मेंशन कर सकेंगे जब आप डिलीवरी करवा लेंगे। ये पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 4 पे आता है आपका पार्टोग्राफ, जो आपका मेन पोर्शन होता है। ये पार्टोग्राफ फिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ऊपर आपके पास नाम दिया हुआ है, आप पेशेंट का नेम लिखेंगे, वहीं पीछे वाली हिस्ट्री ग्रेविडा लिखेंगे, पैरा लिखेंगे, हॉस्पिटल नंबर आप पेशेंट की फाइल से देखकर लिखेंगे, डेट ऑफ एडमिशन जो डेट आपने पीछे डेटा में लिखी थी वही डेट यहाँ पर आएगी, टाइम ऑफ एडमिशन किस टाइम पर पेशेंट का एडमिशन हुआ वो टाइम लिखेंगे, पेशेंट आपके पास 9 बजे आई, पेशेंट का एडमिशन हुआ। रप्चर मेम्ब्रेन, ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब पेशेंट आपके पास आई लेबर के साथ तो उसकी मेम्ब्रेन्स आपने चेक की वो रप्चर हुई हुई थी या वो इंटैक्ट थी। अगर वो रप्चर नहीं थी तो आप इंटैक्ट लिखते हैं, अगर रप्चर हुई हुई थी तो आप रप्चर लिखते हैं और यहाँ टाइम दिया हुआ है कि कितने पेशेंट से पूछते हैं वो बताती है मुझे रात में बहुत ज़्यादा पानी दिया या सुबह में पानी दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप टाइम मेंशन करते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम एफएचएस का होता है। इसमें हम डिलीवरी के दौरान, अब ये वाला जो ग्राफ है ये डिलीवरी का ग्राफ है। अब यहाँ पर पेशेंट का लेबर स्टार्ट हो गया, ये पूरा लेबर रिकॉर्ड हम इस ग्राफ में मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप फीटल हार्ट रेट लिखते हैं, बच्चे के हार्ट साउंड एफएचएस लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 लाइन्स दी हुई है, एक 180 पर दी हुई है, एक 100 पर दी हुई है। इसका मतलब ये कि यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर अगर आपका ग्राफ गया तो ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करे। तो आपका जो ग्राफ बनना चाहिए इन 2 बॉर्डर लाइन्स के अंदर अंदर बनना चाहिए और ये ग्राफ आप तब तक बनाएंगे जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती आपकी। यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड का आप लिखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड आप पीवी करते हैं, आप चेक करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर लिखते हैं कि क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर अगर आपको नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड मिल रहा है तो आप सी मतलब क्लियर लिखते हैं, अगर आपको उसमें ब्लड मिल रहा है तो आप बी लिखते हैं, मीन्स के एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड भी आ रहा है। और अगर आपको उसमें मिकोनियम कहते हैं, जब बच्चे का फर्स्ट स्टूल बच्चा पास करता है ग्रीनिश कलर का होता है, उसे हम मिकोनियम कहते हैं। अगर आपको लाइकर ग्रीनिश दिख रहा है तो आप एम लिखेंगे, मतलब कि क्लियर है तो सी,
ब्लीडिंग आ रही है तो बी, और मेकोनियम आ रहा है तो एम लिखेंगे। अगर ये कंडीशन है तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, तो हम इसीलिए क्लियर 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 लिखते हैं। मोल्डिंग मोल्डिंग कहते हैं जब डिलीवरी होती है, बच्चा जब बर्थ कैनाल से गुजरता है तो बच्चे के जो पेराइटल बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, तभी जाके बच्चा इजीली डायमीटर, बच्चे के हेड का डायमीटर छोटा होता है और बच्चा बर्थ कैनाल से गुजर के आता है। तो आप मोल्डिंग चेक करते रहते हैं कि बच्चे की मोल्डिंग कैसी है। जब आप पीवी करते हैं और बच्चे की दोनों पेराइटल बोन एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती हैं, दूर रहती हैं, तो आप 0 नंबर लिखते हैं। अगर वो दोनों पेराइटल बोन्स एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं तो आप 1 प्लस देते हैं। और दोनों पेराइटल बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं मतलब कि ये ओवरलैप हुई, जैसे ही पेन गया वो वापस अपनी जगह पे पीछे हो गई। फिर पेन आया, ओवरलैप हुई, जैसे ही पेन गया वो वापस पीछे हो गई, तो ये आप डबल प्लस देखते हैं। लेकिन जब आपने चेक किया कि बोन्स इतनी ओवरलैप हो गई हैं कि अब वो पीछे नहीं जा रही, तो आप फिर 3 प्लस लिखते हैं। यूजुअली जो बिल्कुल सेकंड स्टेज का लास्ट पॉइंट होता है जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है, देन आप 3 प्लस पर मोल्डिंग की कंडीशन होती है। अगर यहाँ पर पहले से ही 3 प्लस मोल्डिंग कंडीशन होने लग जाए तो ये नॉर्मल नहीं है। ये था बच्चे की कंडीशन का और एमनियोटिक फ्लूइड का सारा डिटेल। ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आप लेबर का ग्राफ मेंटेन करते हैं। इसमें आप दो चीज़ें करते हैं। एक, आप इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन लिखते हैं, मेंशन करते हैं। सर्विक्स आप जो पीवी करते हैं, सर्विक्स इतने सीएम पर हो गई, इतने सीएम हो गई, इतने सीएम हो गई। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जो लेकर जाते हैं वो सर्विक्स की डायलिटेशन को लेकर जाते हैं, और नीचे जो लेकर आते हैं आप डिसेंट ऑफ हेड को लेकर आते हैं। हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम साथ में दो दो चीज़ों को देखते हैं। एक, बच्चे का स्टेशन चेक करते हैं कि बच्चा नीचे कितना आ रहा है, वो स्टेशन कहलाता है। और एक सर्विक्स की डायलिटेशन कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है। ये दो चीज़ें हम लिखते हैं और यहाँ पर मेंशन करते हैं। यूजुअली ये जो पार्टोग्राफ बनाया जाता है ये 4 सीएम से स्टार्ट लेते हैं। जब मदर की सर्विक्स 4 सीएम डायलेट हो जाए, जब इसका मतलब कि मदर एक्टिव फेज में, लेबर के एक्टिव फेज में चली गई है, तो फिर से हम 4 सीएम से हम स्टार्ट लेते हैं पार्टोग्राफ का ग्राफ बनाना। तो आप 4 सीएम से ही लेंगे। अगर मदर आपके पास 3 to 1 सीएम पर है तो आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ आप 4 सीएम से बनाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मदर आपके पास आई है और वो 6 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, तो आप 6 सेंटीमीटर से ग्राफ ले सकते हैं, आप 7 से ले सकते हैं, आप 5 से ले सकते हैं, लेकिन आप 3 या 2 से नहीं ले सकते। तो और ये ऊपर की तरफ सर्विक्स की डायलिटेशन का जाएगा ग्राफ, और नीचे की तरफ जो आएगा डिसेंट ऑफ हेड। ये देखिए, डिसेंट ऑफ हेड नीचे की तरफ आपके पास आएगा। डिसेंट ऑफ हेड हम चेक करते हैं ईशियल स्पाइन के लेवल के अकॉर्डिंग। देखिए, ये ईशियल स्पाइन्स होती हैं, ईशियल स्पाइन्स के लेवल पर अगर बच्चे का सर पड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि ये जीरो स्टेशन है। अगर ईशियल स्पाइन से नीचे बाहर निकल आया है तो ये +1। अगर वेजाइना में नज़र आ रहा है तो ये +2, और बिल्कुल इन वेजाइनल ओपनिंग के लेवल पर आ गए तो ये +3। यहाँ पर बच्चा बिल्कुल डिलीवर होने वाला होता है। सेम इसी तरह अगर हम ऊपर की बात करें, ईशियल स्पाइन के लेवल से ऊपर है बच्चा तो -1, इनलेट के ऊपर पड़ा हुआ है तो -2, और बिल्कुल इनलेट से बाहर है, इंगेज नहीं है, तो फिर -3 होता है। यहाँ से हम जो स्टेशन मेजर करते हैं, 3 पर यूजुअली 0 स्टेशन होता है, 2 पर +1 होता है, 1 पर +2 होता है, और 0 में +3 हम इसको कंसिडर करते हैं। सेम इसी तरह ऊपर जाएँ तो अगर 4 है तो 4 पर -1 स्टेशन होता है, 5 पर -2 और 6 पर -3। तो हम यहाँ से डिसेंट ऑफ हेड को नीचे की तरफ ग्राफ लेकर आते हैं और सर्वाइकल डायलिटेशन का ग्राफ ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। अब हमने यहाँ लिखा था कि पेशेंट हमारे पास कितने बजे एडमिट हुई, 9 बजे एडमिट हुई। 9 AM पे पेशेंट एडमिट हुई, तो यहाँ पर हम टाइम मेंशन कर देंगे कि 9 बजे पेशेंट एडमिट हुई। और 9 बजे जब हमने चेक किया था, पेशेंट एडमिट हुई थी, हमारे पास कितने सीएम पर आई थी, 4 सीएम पर आई थी। तो पेशेंट 4 सीएम डायलेटेड थी। यहाँ 9 बजे हमने टाइम मेंशन किया, यहाँ हम आवर्स मेंशन करते हैं। क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि हम लेबर के स्टेजेस के टाइम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। यही इंडिकेट करता है कि लेबर नॉर्मल है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है। ये देखें, ये फर्स्ट आवर है, ये सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम 1-1 घंटे का गैप इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो 4 सीएम के बाद जब मदर एक्टिव लेबर में आ जाती है तो हर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास यहाँ 2 लाइन्स दी हुई होती हैं। ये देखिए, यहाँ लाइट से लिखा हुआ है अलर्ट, और यहाँ एक्शन। आप इसको हाइलाइट कर देते हैं रेड पेन से। ये अलर्ट लाइन होती है, ये एक्शन लाइन। इसका मतलब कि अगर अलर्ट लाइन पे आप पहुँच गए हैं और उसके अकॉर्डिंग मदर की सर्विक्स की डायलिटेशन कम हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है और डायलिटेशन कम हो रही है, तो फिर आप यहाँ पर
जो है ऑगमेंट करते हैं लेबर को, मीन्स के सेंटो देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, लेबर को के प्रोसेस को स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक्शन लाइन पे पहुँच गई है तो फिर आपको इमीडिएट डिलीवरी ज़रूरी है। इसका मतलब लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है, आप कोशिश करते हैं कि इमीडिएट डिलीवरी करवाएँ, या तो आप फोर्सेप डिलीवरी करवाएँ या एपिज़ियोटमी दें, कोई भी प्रोसीजर करें जिससे आप जल्द बच्चे को डिलीवर करवाएँ। लेकिन अगर अलर्ट लाइन पास हो जाती है, उसके बाद फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप अप्लाई नहीं करते, आप फिर मदर को सिज़ेरियन सेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। इसीलिए आपको ये 2 लाइन्स दी हुई होती हैं, अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन। इनको आप हाइलाइट कर देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारा लेबर अलर्ट लाइन पर कितने ड्यूरेशन पे पहुँचा है, और अ, जो है एक्शन लाइन पर कितने ड्यूरेशन पे पहुँचा है। देखो, अलर्ट अपने नाम नाम से इंडिकेट कर रहा है कि अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर अगर हम पहुँच गए और टाइम बढ़ता जा रहा है और टाइम ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर हम लेबर का प्रोसेस स्लो चल रहा है, तो हमें अलर्ट होना है, हमें लेबर को ऑगमेंट करना है। लेकिन एक्शन लाइन पे अगर पहुँच गए, फिर हमें एक्शन लेना है, या हम फोर्सेप डिलीवरी कराएँगे या फिर पेशेंट को सिज़ेरियन की तरफ लेकर जाएँगे। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब आई होप आपको सर्वाइकल डायलेटेशन और डिसेंट ऑफ हेड की समझ आ गई होगी, और ये टाइम और आवर्स का भी समझ आ गया होगा कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे पूरा जितने आवर्स में आपका लेबर जाता है, 1-1 घंटे का आपने हिसाब यहाँ आवर्स लिखने हैं और यहाँ टाइम लिखना है। 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, 3 आगे ऑनवर्ड जहाँ तक आपका लेबर जाता है। तो 9 बजे आपने पेशेंट को एडमिट किया, पहला घंटा था, आपने जब चेक किया तो पेशेंट का जो डायलेटेशन थी सर्विक्स की, वो कहाँ थी? 4 सेंटीमीटर। तो आप 9 बजे को 4 सेंटीमीटर के सामने आप जो डायलेटेशन को करते हैं वो स्टार बनाते हैं, और जो डिसेंट ऑफ हेड है उसमें आप डॉट बनाते हैं। तो आप 9 बजे के सामने यहाँ स्टार बना देंगे। इसी तरह आपने जब डिसेंट ऑफ हेड चेक किया तो -1 पे आपका स्टेशन था, तो यहीं पर ही आपने क्या बना दिया? राउंड बना दिया, सर्कल बना दिया। फिर 1 घंटे बाद आपने दोबारा चेक किया तो मदर 5 सीएम पर थी। ये देखो, 2 बजे आपने दोबारा चेक किया, मदर कहाँ थी? 5 सीएम पर थी। 5 सीएम के सामने आपने स्टार बना दिया, और जो डिसेंट ऑफ हेड था वो -1 और इशियल स्पैन के लेवल के करीब-करीब था, अभी लेवल पे आया नहीं, करीब-करीब था। इसी तरह आपने फिर 3 बजे दोबारा से आपने तीसरे घंटे में मतलब 11 बजे दोबारा से पीवी की, तो आपको मदर 6 सीएम पर मिली और डिसेंट ऑफ हेड अब इशियल स्पाइन से थोड़ा नीचे आ गया, इशियल स्पाइन के लेवल से नीचे आ गया। इसी तरह चौथे घंटे में 12 बजे आपने फिर पीवी की, मदर 7 सीएम पर थी और डिसेंट ऑफ हेड अब +1 और +2 के बीच में है। 1 बजे फिर आपने पीवी की, मदर 8 सेंटीमीटर पे थी, 8 सेंटीमीटर के आगे आपने स्टार मेंशन किया और अब डिसेंट ऑफ हेड +2 पर आ गया है। 2 बजे आपने फिर से पीवी की, मदर अब 9 सेंटीमीटर पे थी और डिसेंट ऑफ हेड भी +2 और +3 के बीच में था। और 3 बजे आपने दोबारा से पीवी की तो मदर 10 सेंटीमीटर हो गई और डिसेंट ऑफ हेड भी बिल्कुल +3 पर आ गया और बच्चा डिलीवर हो गया। एसवीडी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। ये आपका ग्राफ था, मदर मतलब कि मदर अपने टाइम के अंदर नॉर्मली डिलीवर हो गई है, तो यहाँ पर आप एसवीडी लिख देंगे। ये था ग्राफ, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये देखिए, आपको ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस में हम कॉन्ट्रैक्शंस को लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आपको ये पार्टोग्राफ समझने के लिए नॉर्मल लेबर के यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। लेबर के दौरान हम कॉन्ट्रैक्शंस को चेक करते हैं। यहाँ पर आपको बताया हुआ भी है, ये जो 20 सेकंड से कम की अगर आपको 10 मिनट के अंदर, हर 10 मिनट के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखनी है, अगर 10 मिनट के अंदर 20 सेकंड से कम की आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है, तो आप फिर उसको माइल्ड कंसीडर करते हैं। अगर आपको 10 मिनट के अंदर 20 सेकंड से ज़्यादा की 3 से 5 कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है, तो आप उसे मॉडरेट कंसीडर करते हैं। अगर आपको 10 मिनट के अंदर 40 सेकंड से ज़्यादा की कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है, तो आप उसे फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कंसीडर करते हैं। अब देखिए, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को, 20 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन को हम डॉट से लिखते हैं, डॉट मेंशन करते हैं, और मॉडरेट वाली जो होती है, जो 20 सेकंड से ज़्यादा की होती है, उसमें आप लाइन्स बनाते हैं, और मोर देन 40 सेकंड सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें आप डार्क फिल कर देते हैं। इस तरह से आप जब बना लेते हैं, तो आपके रिकॉर्ड देखने वाला, अगर कोई सीनियर आपका रिकॉर्ड देखेगा, तो वो समझ जाएगा कि पेशेंट को स्टार्ट की
3 जो कॉन्ट्रैक्शन आई हैं वो माइल्ड आई हैं, 20 सेकंड लेस देन 20 सेकंड की आई हैं। इस तरह से अगर ये देखेंगे कि यहाँ पर पेशेंट को तो 5 कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आई है लो लेबर के टाइम पे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। स्टार्ट में देखिए आपके पास कॉन्ट्रैक्शन माइल्ड होती हैं, तो आप माइल्ड को इस तरह से डॉट्स डॉट्स की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मॉडरेट होती रहती हैं, मॉडरेट हुई पेशेंट की कॉन्ट्रैक्शंस, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सीवियर। नॉर्मली 10 मिनट्स में 3 टू 5 कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए आपके पास। 3 टू 5 कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अब ये 4 आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती-बढ़ती इतनी ज़्यादा हुई कि ये लेबर यूजुअली जब लेबर एंड होने वाला होता है, बेबी डिलीवर होने वाला होता है, मदर को बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं। तो इस पैटर्न से आप जब तक ये देखो सारा आपका सीक्वेंस में चलेगा। जब तक आपका लेबर चला, आपने बच्चे की एफएचएस भी इस लेवल पर ली और मदर की कॉन्ट्रैक्शंस भी आपने इसी लेवल तक आपने मॉनिटर की। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपने सेंटो पेशेंट को दिए हैं, कितने दिए हैं और किस मिनट ड्रॉप्स पर मिनट के अकॉर्डिंग कितने चलाए हैं। तो यूजुअली हम जो प्राइमरी के लिए देते हैं वो 10 यूनिट्स देते हैं और मल्टी के लिए 5 यूनिट्स। तो ये मल्टी ग्रेविडा थी, ग्रेविडा 3 है, तो हमने यहाँ लिखना है कि हमने 5 यूनिट सेंटो दिए हैं पेशेंट को। कैसे चलाए हैं? हमने 15 ड्रॉप्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 15 ड्रॉप्स पर हमने 5 यूनिट सेंटो पेशेंट को चलाएँ। 5 यूनिट कैसे दिए? हमने 1000 ml रिंगर लैक्टेट में हमने डाले। ड्रग्स गिवन इन आईवी फ्लूइड, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिलीवरी के दौरान अगर आपने कोई मेडिसिन पेशेंट को दी है वो यहाँ मेंशन करें और जितना आईवी फ्लूइड दिया है वो मेंशन करें। तो हमने मेडिसिन कोई नहीं दी, हमने सिर्फ पेशेंट को रिंगर लैक्टेट चलाया है 1000 ml और उसमें जस्ट हमने 5 यूनिट सेंटो डाल के चलाया, तो यहाँ हमने वो मेंशन कर दिया। इसी तरह यहाँ पर आता है पेशेंट के वाइटल का रिकॉर्ड आता है। यहाँ पर आप पेशेंट का पल्स और पेशेंट की ब्लड प्रेशर, पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं। ये पेशेंट का टेम्परेचर आप देखते रहते हैं हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पेशेंट का टेम्परेचर देखते रहते हैं और यहाँ मेंशन करते हैं। यहाँ पर आप पेशेंट की पल्स देखते हैं और पेशेंट का बीपी देखते हैं। पल्स को यूजुअली आप जो है डोट्स में लिखते हैं और बीपी जो सिस्टोलिक होता है उनको आप ऐसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को आप एरोस में देखकर उनको कंबाइन कर लेते हैं। ये देखें पल्स से आपने पहले चेक की 70 थी, फिर 80 हुई, फिर 80 रही, फिर 90 हुई, फिर आपके पास 80 हुई, फिर 70 हो गई, फिर 75 हो गई, फिर 80 होगी। इस तरह फ्लक्चुएट करती रहती है। आपने जब तक लेबर नहीं हुआ, आप साथ-साथ पल्स को भी लिखते रहते हैं, पॉइंट्स बनाते रहते हैं और फिर उनको एक ग्राफ के फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह बीपी आपने जब पेशेंट आई आपके पास 110 60 था, फिर ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, फिर पेशेंट का 110 70 हुआ पे बीपी, फिर 120/70 हुआ, फिर 120/80 हुआ। इस तरह आप पेशेंट का वाइटल का रिकॉर्ड इस ग्राफ में लिखते हैं। और यहाँ पर नीचे जो आपके पास दिया जाता है ये यूरिन यूरिन की एग्जामिनेशन होती है। इसी तरह आप यूरिन के आपके पास यूरिन डिपस्टिक होती है, आप साथ-साथ पेशेंट का यूरिन का भी जो है ले रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, प्रोटीन चेक कर रहे होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखते हैं, नहीं है तो आप निल लिखते हैं। इसी तरह आप एसीटोन भी चेक कर रहे होते हैं, ऐसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निल, ज़्यादातर निल ही रहेगा, आप निल ही लिखेंगे इसमें। और वॉल्यूम पेशेंट का यूरिन का वॉल्यूम कितना था कंटेनर में, पहले 100 ml था, 85 ml और 60 ml। हम ये वॉल्यूम क्यों चेक करते हैं? वॉल्यूम हम इसीलिए चेक करते हैं अगर पेशेंट पीपीएच में जा रही हो या उसे कोई हाइपोवोलेमिक शॉक या किसी शॉक की कंडीशन में जा रही हो तो वॉल्यूम आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल वॉल्यूम आउटपुट जो होता है 30 ml पर आवर होता है, होना चाहिए। अगर आप इसीलिए वॉल्यूम चेक करते रहते हैं कि पेशेंट स्टेबल है, वाइटली तौर पर स्टेबल है या नहीं। ये था आपका आज का पार्टोग्राफ का पेज जो हमने डिटेल से समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे लेबर रिकॉर्ड जो हमने पीछे छोड़ा था। अब यहाँ पर हमने डिलीवरी करवा ली है, पेशेंट की डिलीवरी हो गई है, तो यहाँ पर हम पेशेंट का लेबर रिकॉर्ड लिख सकते हैं अच्छे से। लेबर रिकॉर्ड में हम पेशेंट की लिखेंगे कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ। अब देखिए यहाँ पर डिलीवरी कितने बजे हो गई थी? डिलीवरी हो गई थी 3 बजे, 3 बजे डिलीवरी हो गई थी, तो 3 बजे तक पेशेंट 10 जो है 10 सीएम पर हुई थी, तो 10 सीएम डायलिटेशन हुई थी, तो बेबी डिलीवर होते-होते जो है 40 मिनट्स लगे थे, तो 3:40 पर बेबी डिलीवर हो गया। सेकंड स्टेज में लगता है ना 1 घंटा लगता है, मल्टी में और प्राइमरी में 2 घंटे लगते हैं, तो 3:40 पर जो है बेबी बोर्न हुआ। जब पैदा हुआ बेबी वो मेल बेबी था, प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स एक्सपेल्ड कंप्लीटली। आपसे पूछ रहे हैं कि जब डिलीवरी हो गई तो प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स कितने टाइम बाद डिलीवर हुए थे, तो 3:40 पर यूजुअली बच्चा डिलीवर हुआ था, तो 3:55 पर 10 मिनट में आपके पास 10-15 मिनट में प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स भी डिलीवर हो गया। नॉर्मल टाइम होता है एक्टिव मैनेजमेंट का हाफ आवर, तो आपके पास 15 मिनट में प्लासेंटा डिलीवर हो गया था।
ड्रग्स गिवन जब बच्चा डिलीवर हुआ था तो आपने कोई ड्रग्स दी थी? जी, हम ड्रग्स देते हैं। हम 10 यूनिट सेंटो आईएम मदर को देते हैं और 30 यूनिट सिंगल लैक्टेट में देते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ये एक्टिव मैनेजमेंट है, तो हमने दिया था यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। ब्लड लॉस कितना हुआ मदर का? 350 ml नॉर्मली मदर का 300 से 500 ml नॉर्मल डिलीवरी में होता है ब्लड लॉस। तो 350 इनके बीच-बीच में ही नॉर्मली होता है, नॉर्मल रेंज होता है। अगर 500 से ज़्यादा होगा तो वो पीपीएच को इंडिकेट करता है। तो 350 ml मदर का ब्लड लॉस हुआ था, हम यहाँ मेंशन करेंगे। एपिज़ियोटमी दी थी? नहीं, क्योंकि मल्टीग्रेविडा थी। लेसिरेशन कोई टियर वगैरह आया? नहीं आया। लेसिरेशंस की भी डिग्री होती है, किस डिग्री का था? जब कोई टियर नहीं आया तो फिर डिग्री कहाँ से आएगी? टाइप ऑफ रिपेयर भी हम निल करेंगे, डन बाय विनिल। अगर यहाँ एपिज़ियोटमी वगैरह होगी तो फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे, वरना हम इसको निल ही करेंगे। ये पूछ रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ मदर फ्रॉम लेबर रूम टू मैटरनिटी वार्ड या होम। आपने लेबर रूम से मदर को मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया या घर पे? तो हमने मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया। डेट आप वही लिखेंगे एडमिशन वाली 24/9/2025 को शिफ्ट किया। 4:30 पर आपने मदर को शिफ्ट कर दिया था लेबर रूम से मैटरनिटी वार्ड में। इसी तरह शिफ्टिंग ऑफ बेबी फ्रॉम लेबर रूम टू एनआईसीयू मैटरनिटी वार्ड, तो अब मदर के साथ आपने बच्चे को भी मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया उसी डेट पर और सेम टाइम पर। और सेम आप बेबी रिकॉर्ड यहाँ पर लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं बेबी का वेट लिखते हैं, बेबी की जो है लेंथ लिखते हैं 51 सेंटीमीटर। नॉर्मल जो बेबी की लेंथ होती है वो यहाँ हमने लिखी है। देखिए बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 48 टू 52 सेंटीमीटर होती है। इसके बीच बीच में आप नॉर्मल लिख सकते हैं। और हेड सर्कमफेरेंस 33 से 38 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर आप जो है बेबी की नॉर्मल लेंथ लिखते हैं, वीक्स लिखते हैं, कौन सी वीक्स पे आपने डिलीवरी करवाई है। एब्गार स्कोर हम लेते हैं, नॉर्मल एब्गार स्कोर 7 टू 10 होता है। तो एक एक बार हम 1 मिनट के अंदर देखते हैं और एक बार 5 मिनट में। तो 1 मिनट के अंदर 7 से 10 होता है और 5 मिनट के अंदर बेबी नॉर्मल हो जाता है, तो 10/10। हेड सर्कमफेरेंस हम चेक करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस आप 33 से 38 के बीच में रख सकते हैं। तो इस बेबी का 34 सेंटीमीटर। अब मेकोनियम हम देखते हैं कि बच्चे ने स्टूल पास किया था, फर्स्ट स्टूल जी पास किया था, बेबी ने यूरिन पास किया था, जी पास किया था। बेबी का टेम्परेचर क्या था वो यहाँ मेंशन करेंगे। और अगर कोई बेबी में एबनॉर्मेलिटी है तो उसको यहाँ मेंशन करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो नो एनी एबनॉर्मेलिटी। और यहाँ आप अपना सिग्नेचर करेंगे कि आपने बेबी को डिलीवर करवाया है। और यहाँ जो है आपका लेबर रूम की इंचार्ज का साइन आएगा, उनका नाम आएगा और जिस डॉक्टर के अंडर आपने डिलीवरी करवाई है यहाँ उनका सिग्नेचर और उस डॉक्टर का नाम आएगा।